देखिए बोर साहब, पिछले क्लास में हम लोग ये पढ़े थे, बोर्स थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें बोर साहब बताए थे कि सेंट्रल पोजीशन पे न्यूक्लियस होता है और बाकी चारों तरफ जो सर्कुलर पाथ पॉसिबल होता है उसको ऑर्बिट कहते हैं या सेल कहते हैं या फिर एनर्जी लेवल कहते हैं। ये कोई फिक्स एनर्जी पे रहता है ना, जिसका नाम रखे KLMN और नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 2 3 4। ठीक है, वही सब हिंदी में लिखे। एक और बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉन यदि लोअर ऑर्बिट में है और इसको हम लोग एनर्जी देंगे तो एनर्जी के देने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्म में एनर्जी दिया जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से। तो ये लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में जंप कर जाएगा और ज़्यादा एनर्जी दे देंगे तो बाहर भी निकल जाएगा इन्फिनिटी पे, जिसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। साथ में ये भी बताए हैं कि यदि कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट में है तो ये लोअर ऑर्बिट में चला जाएगा यदि सर्टेन वेवलेंथ का एनर्जी रेडिएट करता है। फिर एंगुलर मोमेंटम पढ़े थे कि mvr इज इक्वल टू NH/2 पाई, जहां n क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ऑर्बिट, और वो 1.5 2.5 पौने 2 नहीं होता है। ठीक है, और फिर नंबर ऑफ लाइंस कितना ऑब्टेन होगा, या हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रोस्कोपी करने से ढेर सारा नंबर ऑफ लाइंस ऑब्टेन होता है, उसके क्या कारण है। तो उसके कारण में बताए थे हम कि इलेक्ट्रॉन जब जंप करता है हायर ऑर्बिट में तो ये लॉट ऑफ पॉसिबल वेज हो जाता है लौटने के, और जितने पॉसिबल तरीके होते हैं लौटने के उतने वेवलेंथ ऑफ रेज उससे इमिट होता है। और इसी में ये फोटो बना हुआ था ये वाला, जैसे कि कोई 9th ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चला गया और वहां से पहला में आना है तो कितने पॉसिबल तरीके हो सकते हैं। जिसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 में कोई आता है तो उस सीरीज को हम लोग लाइमन सीरीज कहते हैं। यहां देखो लिखे, यदि दूसरे घर में आता है तब, तीसरे घर में आता है तब, चौथे घर में आता है तब, पांचवें घर में फंड, छठे घर में, मतलब किसी भी घर से छठे घर में आएगा तो हम फ्री कहेंगे, किसी भी घर से दूसरे घर में आएगा तो बालमर कहेंगे। ठीक है, टुडे इज बोर कैलकुलेशन। पहला, स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट। देखो जी बच्चा, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात होगी। ठीक है, इतना आता है बनाने। स्टेबिलिटी ऑफ ऑर्बिट, जरा देखिएगा ध्यान से। यहाँ पे बोर साहब को ये बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे है और यहाँ पे न्यूक्लियस है, ये दोनों में कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है और किस वजहों से इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। ठीक है, ये इस पे इंसिडेंस यानी फॉल नहीं कर रहा है, ये बताना हो। अब देखो यहां पर यदि ये समझा जाए कि जितना फोर्स ये लगा रहा होगा न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींच लेने में, यदि उतना ही फोर्स इधर भी लग रहा होगा तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे गिरेगा नहीं।
अब इधर जो फोर्स लगता है फिजिक्स के हिसाब से सेंटर के तरफ फोर्स लगने वाले को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा फोर्स कहते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। और बाहर के तरफ जो फोर्स लगता है उसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का कारण यहाँ पे ये चार्ज बॉडी है नेगेटिव और ये चार्ज बॉडी है पॉजिटिव, तो जो फोर्स का कारण है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इधर में तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कितना के बराबर होता है? -mv² चूंकि माइनस इसलिए कि सेंटर से बाहर के तरफ लग रहा है डायरेक्शन की वजह से। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स थोड़ा सा समझ लेना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F बराबर कूलम साहब का नियम है K इंटू Q1 Q2 बाई R² है ना जी। और R रेडियस ये वाला है, ठीक है। K Q1 Q2 बाई R², जहां पर Q1 क्या होगा? न्यूक्लियस, चार्ज ऑन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा किसी का? तो बताओ, इसमें मान लो कि 10 प्रोटॉन है तो चार्ज कितना होगा? 10 प्रोटॉन मतलब एटॉमिक नंबर हो गया 10 और गुना इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो होता है किसके बराबर? ई के बराबर। तो चार्ज ऑन न्यूक्लियस बराबर Z इंटू ई। किसी भी न्यूक्लियस पे जो चार्ज होगा वो Z इंटू ई के बराबर होगा। दूसरा बॉडी Q2 बराबर QE, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं हमारी बातों को समझ रहे हैं? दो चार्ज बॉडी है यहां पे, एक न्यूक्लियस है और दूसरा इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस पे चार्ज क्या होगा? तो एटॉमिक नंबर के बराबर Z और एक प्रोटॉन पे चार्ज होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो Z इंटू यू और Q2 दैट इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो बताओ फोर्स बराबर अब क्या लिखें? K Q1 के जगह ZE और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा -E बाई R²। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा -KZE² बाई R², वेयर K इज इक्वल टू कूलम कांस्टेंट है ना। वेयर K इज इक्वल टू और इसका वैल्यू कितना होता है? 9 इंटू 10⁻12 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम -2। अब देखो तीसरा बात, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बराबर क्या आ गया? बोलो जी, एक बार बोलो जी। -KZE² बाई R²। तो ये इलेक्ट्रॉन पे दोनों तरफ से जो फोर्स लग रहा है वो फोर्स क्या लग रहा है? -KZE² सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है बाई R², और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है -mv² बाई R। और ये दोनों फोर्स यदि बैलेंस्ड है तो इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी के साथ घूमता रहेगा, मतलब चक्कर काटता रहेगा उसी रेडियस पे। लिख दीजिए।
क्या हो गया जी, बच्चा ज्यादा छोटा लिख दिए। बतियाते रहता है, इसमें देखना क्या है, इस न्यूक्लियस है ये। जो तुम्हारे लिए करे, तुम तो बात करते रहता है बगल वाले से। The stability of nucleus explained by Bohr as minus kjd square by r square बराबर माइनस जे डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। सो लगा ही दीजिएगा। न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा ये लिखा हुआ वहां पे। जेड क्या है यहाँ पे, जेड एटॉमिक नंबर, ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यहां भी लिखें बराबर माइनस ई। ठीक है, ठीक है जी। 10⁻⁹ लिख देना, 12 पता नहीं कैसे याद रहता है ना। के का वैल्यू, कूलम कांस्टेंट का वैल्यू चेंज करना, 9 गुना 10⁻⁹ लिखना है ना। और +2 वाले फिजिक्स में जाओगे तो ये 4πε0 करके एक वैल्यू लिखा रहेगा, जहां ε0 इज इक्वल टू परमिटिविटी होता है। अब ये अलग है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में देखा जाएगा, है ना। के का वैल्यू 1/4πε0 होता है ना। एप्सिलॉन नॉट का ही वैल्यू लिखा गया था, 10⁻12 उसी का होता। क्या समझ आया, क्या सिखाए कि एक न्यूक्लियस है ये और बाहर में इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है, तो कौन से फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस में रहता है ये। होना ये चाहिए था कि इलेक्ट्रॉन बाहर में है और न्यूक्लियस का पॉजिटिव चार्ज अंदर में है, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता, जिसके वजह से ये गिर जाता। लेकिन न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के वजह से यदि अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है तो एक फोर्स बाहर की तरफ भी लग रहा है, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का कारण इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स -mv²/r होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है F K Q1 Q2/r²। ये Q1 और Q2 दो चार्ज बॉडी का चार्ज का मैग्नीट्यूड है, K कूलम्स आपका कांस्टेंट है और R डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम है। ये R यहां पे रेडियस कह सकते हैं, ठीक है। Q1 एक चार्ज बॉडी न्यूक्लियस है, दूसरा चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन है। तो न्यूक्लियस पे चार्ज कितना होगा, तो बोले हम कि मान लो कि इसमें 10 प्रोटॉन है, तो 10 गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, तो Z हो गया 10 और E हो गया 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, ठीक है। और Q2 दूसरा चार्ज बॉडी है -E चार्ज बॉडी E, तो K Q1 की जगह JD, Q2 की जगह -E/r²। तो फोर्स बराबर निकल के आया -KZE²/r²। ये हुआ इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बैलेंस्ड है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसी वजह से ये चार्ज बॉडी मोशन में दिखाई देता है। क्लियर। दूसरा कैलकुलेशन, रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। रेडियस कैसे निकलेगा, -KZD² बराबर -mv²/r। देखिए अब सिंपल फिगर पढ़ने का तरीका, -KZD² -mv²/r। रेडियस निकालना है। अकॉर्डिंग टू बोर, mvr इज इक्वल टू NH/2π, ठीक है। देन r इज इक्वल टू NH/2π mv। रेडियस r यही है ना। ये r निकल जाए तो निकल जाए, अब यहां तो निकल ही गया था, सिर्फ क्या बच गया था v, नहीं तो n तो पता है, नंबर ऑफ ऑर्बिट पुट कर देंगे, h प्लैंक कांस्टेंट होता ही है, देखो ना 2π कांस्टेंट ही है, m मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट ही है, केवल वेलोसिटी पता चल जाए तो रेडियस निकल गया था, ठीक है। हालांकि ये भी एक ऑब्जेक्टिव का ऑप्शंस रहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट
व्हेन यू नो द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ रहे हैं क्या बातें कर रहे हैं हम? ऑल्सो एकदम एक एक लाइन समझिएगा। -kjd² बाई आर स्क्वायर बराबर -mv² बाई आर। इस आर से ये आर कैंसिल, इस माइनस से ये माइनस कैंसिल। kjd² बाई आर इज इक्वल टू mv²। एक चीज तो है कि यहां पे वेलोसिटी निकाल के इस पे पुट कर देते हैं, रेडियस निकल जाएगा। या फिर रेडियस आर के जगह ये पुट कर देने से तो आर ही खत्म हो जाएगा ना, इसलिए बता रहे हैं कि वेलोसिटी निकाल दीजिए। देन v² इज इक्वल टू, बोलिए, kjd² बाई mr। तो v बराबर kjd² बाई mr पावर पुट कर देते हैं यही वैल्यू, पुट द वैल्यू ऑफ v इन इक्वेशन 1। अरे रूट अंडर में तो स्क्वायर कर लेंगे, तो r इज इक्वल टू nh बाई 2πm v kjd² बाई mr पावर हाफ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं, कर दें। तो r² बराबर n² h² 4π² m² kjd² और ऊपर चला जाएगा m इंटू आर। देखो तो ई आर से ई आर कैंसिल, m से ई वाला m कैंसिल, बाकी सब तो रह गया क्या? तो बताओ रेडियस बराबर क्या होगा? n² h² 4π² m k z हो गया, रेडियस निकल गया। अब इसमें सारा कांस्टेंट ही है, देखना सारा कांस्टेंट ही है। इस कांस्टेंट का एक वैल्यू निकल जाएगा जिसको बोर कांस्टेंट कहेंगे। चलो लिखो यहां तक, फिर बताते हैं। ये तो गलत है थियोलॉजी, तुम तो उसको खराब कर देगा। एक तो बेचारा ऐसे ही तुम लिख भी लेता है, उससे बतियाता है, और क्या सर? हाँ 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 हाँ, उस तुमसे सवाल पूछता है। अरे वाह,
अरे वाह। उसके लिए तो तुम आँख का काम कर रहा है। ये है आपके रेडियस का फॉर्मूला। एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर MKJD स्क्वायर। यदि आपको समझ आता है तब सही है, और यदि नहीं आता है तब आगे एक फार्मूला बताएंगे, उसमें ये होगा कि कैसे आया ये नहीं पता चलेगा, रेडीमेड फार्मूला होगा। ये हम बताए कि कैसे रेडियस निकाला जा सकता है बोर साहब के हिसाब से। हो गया। अपने से भी निकाल सकते हो। अब देखो, रेडियस इज इक्वल टू H² बाई 4 पाई स्क्वायर MKE² इंटू N² बाई Z। जहां पे सबका वैल्यू है कुछ ना कुछ। H इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। पाई का वैल्यू 3.14 जानते हो। मास इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31 kg। के की वैल्यू बताए 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये सब वैल्यू इसमें रखा जा सकता। रखने के बाद ये रेडियस कैलकुलेट होके आएगा 0.529 इंटू N² बाई Z एंगस्ट्रम। है ना। अब यदि देखो इतना से कोई मतलब नहीं रखना चाहता है तो बस ये, और ये मतलब रखना चाहिए। वैसे आप लोगों को सीखना है तो मतलब ब्रेन डेवलपमेंट करने के लिए, मतलब कि कभी कोई ऑप्शंस आ जाए कि इसमें से कौन रेडियस का फॉर्मूला नहीं एट दैट टाइम के लिए, और वैसे यदि नहीं पार लगता है तो ये तो जरूरी है। 0.529 इंटू N² बाई Z एंगस्ट्रम 10⁻⁻10 मीटर।
ठीक है, बड़े बड़े। अब देखो, इफ एन बराबर फर्स्ट ऑर्बिट, एन कितना नंबर और ऑर्बिट है फॉर हाइड्रोजन एटम, जिसका जेड बराबर है 1, तो पहले ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा? तो 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम। रेडियस निकाला जा सकता है 0.529 इंटू 1 स्क्वायर बाई 1, 0.529 एंगस्ट्रम। ठीक है, इफ नंबर ऑफ ऑर्बिट सेकेंड, अब कैसे निकालेंगे? 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रम, 2 का स्क्वायर 4/1। क्या? सिमिलरली थर्ड ऑर्बिट कितना हो जाएगा बता दो? 0.529 इंटू 3 का स्क्वायर बाई 1, 0.529 इंटू 9 एंगस्ट्रम। R1:R2:R3 कितना कितना आया? 0.529 आया, 0.529 इंटू 4 आया, 0.529 इंटू 9 आया एंगस्ट्रम में, है ना। 0.529 को बोर कांस्टेंट भी कह देंगे। तो यहाँ यदि 1 है तो इसका 4 और इसका 9, तो रेडियस रेशियो हो गया 1:4:9। मतलब समझे? मतलब समझे, पहला ऑर्बिट से 4 गुना दूर होगा दूसरा ऑर्बिट, और पहले ऑर्बिट से 9 गुना दूर होगा तीसरा ऑर्बिट। ठीक है, और ये रेशियो सारे एटम्स में होगा। रेडियस सिमिलर नहीं होगा, रेडियस सेम नहीं होगा, लेकिन रेशियो सब में सिमिलर होगा। लिख दीजिए। He+ का, He+ का पहले 3 ऑर्बिट का रेडियस निकालिए। एक्चुअली में बोर साहब का जो नियम है ना, बोर साहब का थ्योरी हाइड्रोजन जैसे स्पेसीज के लिए ही होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन वाले स्पेसीज के लिए, सबस्टांस के लिए, इसलिए He+ लिए हैं। He+ में एक ही इलेक्ट्रॉन है।
कैलकुलेट द रेडियस ऑफ HE प्लस HE प्लस जेड हीलियम का कितना 2। तो रेडियस फर्स्ट ऑर्बिट का लिख लिया था ना सबजे 0.529 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड 0.529 गुना 1/2 एंगस्ट्रॉम। इफ एन बराबर 2, अरे राम, जेड बराबर 2, हीलियम है ना, जेड बराबर भी 2, तो रेडियस बराबर 0.529 इंटू 2 स्क्वायर बाई 2, तो 0.529 इंटू 2 एंगस्ट्रॉम। इफ एन बराबर 3, जेड बराबर 2, 0.529 इंटू एन स्क्वायर 3 स्क्वायर बाई 2, 0.529 इंटू 9/2 एंगस्ट्रॉम। अब ये तीनों का रेडियस रेशियो निकालिए, R1:R2:R3, 0.529 बाई 2, 0.529 बाई नहीं, 0.529 इंटू 2, 0.529 इंटू 9/1/2। यदि कॉमन कर दें सब में 1/2 है। सबसे पहले तो 0.529 से भागा कर देते रेडियस निकालने के लिए, कितना आ जाएगा ये 1/2 2 9/2। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2, ये सब में 2 से गुना कर देते हैं, तो 1 4। क्या देखे हम लोग, रेडियस तो अलग अलग आया था ना हीलियम में, रेडियस तो अलग अलग आया था लेकिन रेशियो सेम। द रेडियस ऑफ different atom radius of orbit for different atom, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज, हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज मतलब एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। द रेडियस ऑफ ऑर्बिट फॉर डिफरेंट एटम इज डिफरेंट बट their ratio is same। रेशियो इज सेम। लिख दिया, किसी का भी निकाल लोगे।
इसको बोर कांस्टेंट फॉर रेडियस बोलते हैं, आर नॉट, कहीं कहीं पर ए नॉट भी लिखा जाता है, बोर कांस्टेंट ऑफ रेडियस। सैम्बल लिखें आर नॉट, या कहीं कहीं पर ए नॉट भी लिखते हैं। देखो ना, जहां ये लिखे हुए जगह होगा उसको क्या कहेंगे हम लोग, बोर कांस्टेंट। और उस बोर कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है। हो गया। नाउ सेकंड, कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट। एनर्जी का कैलकुलेशन करना है, मतलब ये न्यूक्लियस तो है ही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है। अब ये बताना है कि इस इलेक्ट्रॉन्स कितने एनर्जी पे है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी बताना है। तो एक बात तो फिक्स हम लोग कर ही चुके हैं, माइनस के जे डी स्क्वायर बाई इज इक्वल टू माइनस एम बी स्क्वायर बाई, ठीक है। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। टोटल एनर्जी किसी का कितना के बराबर, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, हमेशा यही होता है। तो यहां पे अब इलेक्ट्रॉन की पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी निकाल ली। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जरा देखना गौर से, और नहीं तो फिर तो फॉर्मूला होता ही है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बोलोगे हमको कि तो सर फार्मूला एक ही लाइन वाला काहे नहीं बता देते हैं, तो हमको मेंस को देखना रहता है, एडवांस देखना रहता है, और बीच में जो एग्जामिनेशन है वो सब, इसलिए। और वहां पर जाके देखेंगे तो अंदर का ये सब फार्मूला भी पूछता है, पोटेंशियल एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी का, इसलिए बताना होगा। अदरवाइज फार्मूला तो एक ही है, एनर्जी बराबर -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। फार्मूला बस यही है, लेकिन इससे कुछ हो पता नहीं चल रहा है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी और व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इससे कुछ पता नहीं चल रहा है, बताने के लिए, समझाने के लिए समझा देंगे कि ये एनर्जी है और ये बोर कांस्टेंट फॉर एनर्जी है, काम खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो तो बाकी सारी बातें समझ में भी आ जाएगा। देखो कैसे, पोटेंशियल एनर्जी को वर्क डन कह सकते हैं, वर्क डन बराबर एफ इंटू, ठीक है, फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स
माइनस के जे डी स्क्वायर बाई, और डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच का। देखिए क्या लगा, कुछ लगा जी? दैट इज पोटेंशियल एनर्जी बराबर माइनस के जे डी स्क्वायर बाई, हो गया फॉर्मूला। इतना ही आसान था। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर होता है काइनेटिक एनर्जी। जरा याद कीजिए वो फॉर्मूला, माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बराबर माइनस एम बी स्क्वायर बाई, माइनस से माइनस कैंसिल, आर से आर कैंसिल। देखिए तो क्या लिख के आ रहा है, के जे डी स्क्वायर बाई इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हाफ ऑन बोथ साइड। दोनों साइड में हाफ गुना करना है। देख लो ना जी, हाफ इंटू के जे डी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू हाफ, बोलो हाफ एम बी स्क्वायर बराबर क्या होता है फॉर्मूला, होता है क्या? तो बोलो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर क्या लिख दें? बस इतना सा आसान है। निकल गया दोनों, पोटेंशियल एनर्जी भी निकल गया और काइनेटिक एनर्जी भी निकाल दिया। जल्दी फटाफट लिखो, समझने में और कुछ बात है तो बताओ, लेकिन लिखो एकदम से फटाफट। पोटेंशियल एनर्जी भी निकल गया और काइनेटिक एनर्जी भी निकल गया। अब पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में रिलेशन भी दिखाई दे रहा होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर, काइनेटिक एनर्जी बराबर के जे डी स्क्वायर बाई 2r। टोटल एनर्जी निकाल देंगे। बढ़े, और ये सब जाकर के ना घर पे बनाना चाहिए कि कैसे कैसे डिराइव हुआ था। ये तो ब्रेन डेवलपमेंट, दिमाग यही आगे तो बढ़ाएगा कि कैसे कैसे सोच सकते हैं, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे
क्या कर रहा है, कैसे रह रहा है? बड़े हैं? अब बताओ, टोटल एनर्जी को ई लिख देते हैं इस बार। टोटल एनर्जी को ई लिख देते हैं, बराबर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बराबर आया है तुमको के जे डी स्क्वायर बाई 2r प्लस माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर। ऐसे ना जी, माइनस के जे डी स्क्वायर बाई 2r माइनस के जे डी स्क्वायर बाई आर। देखो सब सही है। के जे डी स्क्वायर बाई आर कॉमन, हाफ माइनस 1 क्या बराबर माइनस के जे डी स्क्वायर बाई 2r। हाफ आर बचेगा, माइनस हाफ माइनस 1 माइनस हाफ, दैट इज एनर्जी का फॉर्मूला निकल गया जी। ये टोटल एनर्जी बराबर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तीनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आर का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, पहले निकाल ही चुके। पुट द वैल्यू ऑफ आर इन दिस फॉर्मूला। एक बार और बोल दो, आर इज इक्वल टू क्या आया था, एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर। यही वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे, एनर्जी निकल जाएगा माइनस के जे डी स्क्वायर बाई 2 इंटू आर की जगह एन स्क्वायर एच स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर एम के जे डी स्क्वायर, आर की जगह रख दिए। एनर्जी बराबर देखो जी क्या आ गया, माइनस ये सब ऊपर चला जाएगा 4 पाई स्क्वायर एम के जे डी स्क्वायर, और ऊपर में भी है के जे डी स्क्वायर बाई 2 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ये 2 से 2 कट गया, एनर्जी बराबर माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर ई टू दी पावर 4 एन स्क्वायर एच स्क्वायर। फिर यहां पे कांस्टेंट दिखाई दे रहा होगा सब, दिखाई दे रहा है? देखो ऐसे दिखाई देगा माइनस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर ई टू दी पावर 4 बाई एच स्क्वायर। ये सब कांस्टेंट है जिसका वैल्यू अभी तुरंत लिखे भी हो,
इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, दीज आर द कांस्टेंट। ये पूरा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी आती है, -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लिख दिया, बोलो क्या दिक्कत। 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिखते हैं, है ना, एक मोल का नहीं, कितना का ही है, एक एटम का। अब देखो, इफ n बराबर 1 z बराबर भी 1 आणि फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन, कितना एनर्जी, जरा देखो जी, इसको ऐसे बनाते हैं, पहला ऑर्बिट, दूसरा ऑर्बिट, तीसरा ऑर्बिट, ठीक है। पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, यही ना बातें हो रही है, पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी। देखो तुम लोग लिख नहीं पाते हो ना ढंग से, इसलिए डरते रहते हैं, लेकिन ऐसे क्या दिक्कत है, कितना एनर्जी होगा, -13.6 इंटू, बोलो, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर बाई 1 स्क्वायर, पहला ऑर्बिट, दूसरे ऑर्बिट का -13.6 इंटू क्या है, एन स्क्वायर बाई जेड, तीसरे ऑर्बिट का -13.6 इंटू 3 स्क्वायर बाई 1, क्या सीधा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बुझाया कुछ, हाँ। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया जी, उल्टा हो गया नहीं, 1/4 1/9, तुम लोग फार्मूला तो बताया नहीं, -13.6 इंटू, बोलो क्या, जेड स्क्वायर बाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम,
तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, बोलो 1 स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, 1 स्क्वायर, -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इफ एन बराबर 2, जेड बराबर 1, जेड स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर, -13.6 बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आए। थर्ड ऑर्बिट में इफ एन बराबर 3, जेड बराबर 1, एनर्जी कितना आएगा? -13.6 बाई 1 स्क्वायर बाई 3 स्क्वायर, -13.6 बाई 9, -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब रेशियो निकालेंगे E1:E2:E3, तो -13.6 बाई 4, 13.6 बाई 9, आणि 1:1/4:1/9, ये एनर्जी का रेशियो होगा। लाइक रेडियस, एनर्जी भी सब एटम में अलग अलग आएगा, लेकिन रेशियो सेम ही होगा। Energy ratio of different atom is same, while energy of orbit for different atom is different. एनर्जी का रेशियो सारे एटम के लिए सेम ही होगा, जबकि अलग अलग एटम के एनर्जी ऑफ ऑर्बिट अलग अलग होगा। लिखो जल्दी से। बड़े अच्छा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या आया था? -2π²m/K² जिसको सॉल्व करके 13.6 जूल में लाना होगा। नहीं आ जाएगा? आ जाएगा, ला देते हैं। नाउ कैलकुलेशन ऑफ चौथा, चेंज इन एनर्जी। देखो जी, पढ़े थे तुम लोग कि कोई इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देते हैं तो वो कूद जाता है,
या एनर्जी रिलीज करता है तो भी जंप कर जाता है। दैट इज डिफरेंस इन एनर्जी बराबर E2 माइनस E1। मतलब कोई सेकेंड ऑर्बिट का मतलब फाइनल ऑर्बिट का और इनिशियल ऑर्बिट का क्या था फॉर्मूला, -2 पाई स्क्वायर। रिपीट करो मेरे पीछे पीछे, 2 पाई स्क्वायर, बोलो आगे, एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E⁴ एन स्क्वायर एच स्क्वायर। तो एन की जगह पे हो जाएगा N2 माइनस E1 फिर से -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E⁴ बाई N1 स्क्वायर और एच स्क्वायर। अब बताओ क्या लिखें, -2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E⁴ बाई N2 स्क्वायर एच स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E⁴ बाई N1 स्क्वायर एच स्क्वायर बराबर 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E⁴ बाई प्लस में माइनस में 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर जेड स्क्वायर E⁴ बाई N2 स्क्वायर एच स्क्वायर। बराबर बोलो कॉमन हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर E⁴ बाई एच स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर भी कॉमन 1 बाई N1 स्क्वायर बाई 1 बाई N2 स्क्वायर। ठीक है, डेल्टा ई बराबर इतना तो कांस्टेंट है, इतना तो कांस्टेंट है, तो डेल्टा ई बराबर 13.6, पिछले बार माइनस में था, इंटू जेड स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर 1 बाई N2 स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। या फिर डेल्टा ई बराबर 13.6 गुना 1.6 इंटू 10⁻⁻, जेड स्क्वायर 1 बाई N1 स्क्वायर माइनस 1 बाई N2 स्क्वायर जूल पर एटम। अब ये दोनों गुना करोगे तो 21.7 इंटू 10⁻⁻, गुना करके देखो तो 13.6 मल्टीप्लाइड बाई 21.76। कैसे आया नहीं आया तो आपको ये याद रखना है, लिखिए जल्दी से।
लिखा? लिखा? तो ये चेंज इन एनर्जी निकाल के देगा, मतलब कि एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में जंप कर जाए तो कितना एनर्जी चेंज होगा, आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। n1 बराबर नंबर ऑफ लोअर ऑर्बिट, और n2 नंबर ऑफ हायर ऑर्बिट। क्लियर? अब इसी से वेवलेंथ निकाल लेते हैं। हो गया नहीं? थोड़ा बर्दाश्त कर लो, थोड़ा सा। तुरंत छोड़ देते हैं। पांचवा, कैलकुलेशन ऑफ वेवलेंथ। देखो, इसको हम लोग रैडबर्ग फॉर्मूला भी बोलते हैं। डेल्टा ई बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, एच सी बाई लैम्डा। नहीं, अभी अभी डेल्टा ई बराबर आया था 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर e⁴ बाई एच स्क्वायर जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो ई हो गया एच सी बाई लैम्डा। यहां से फ्रीक्वेंसी भी निकलेगा एच न्यू करके, है ना? एक बार कर ही लेते। एच न्यू बराबर 2 पाई स्क्वायर एम के स्क्वायर e⁴ बाई एच स्क्वायर। ये वाला एच नीचे आ जाएगा, एच क्यूब हो जाएगा क्या, इंटू जेड स्क्वायर। तो न्यू इज इक्वल टू, रुकिए रुकिए रुकिए, जरा से रुकिए ना जी, वेवलेंथ निकालना है। 10 मिनट लेटे से सही। 10 ही मिनट में ना, नहीं तो अगले दिन फिर ये सब ही होगा क्या। 3.29 × 10⁻⁴
15 इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ये आ जाएगा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। किस चीज में? तुम लोग को तो थोड़ा एक्साइटेड होना चाहिए कि इतना इतना सिर्फ फॉर्मूला बता रहे हैं, पूरा का पूरा प्रूव कर दे रहे हैं। पहले बच्चा बोलता था कहाँ से आया सर ये, अब तो कोई मतलब कि देख रहा है कहाँ से आया। ना सर, ये सब नहीं सर। ये फ्रीक्वेंसी निकाले, इसका वैल्यू कितना आया? ठीक है, अब जानते हैं हम कि न्यू बराबर क्या होना चाहिए, सी बाई तो 1/λ इज इक्वल टू बोलिए सी का वैल्यू रख देंगे। क्या इसी को बोलते हैं रैडबर्ग फॉर्मूला। जहां लैम्डा इज इक्वल टू वेवलेंथ, जेड एटॉमिक नंबर, n1 number of lower orbit, n2 number of higher orbit। कि ये कैसे रहता है कि अब बंद किया कि तब बंद किया? इससे इसे क्या, वेयर 1.08 इंटू 10⁻⁷ इज रैडबर्ग कांस्टेंट। है ना, रैडबर्ग कांस्टेंट को RH लिखा करते हैं, RH।
N1 और N2 बताएंगे यहाँ पे तब ना। सब ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ा सा बड़े हैं। क्या निकल के आया? 1/λ बराबर Rydberg कांस्टेंट इंटू जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। क्या निकलेगा इससे? वेवलेंथ। क्या निकलेगा इससे? वेवलेंथ, है ना। 1/λ वेव नंबर कहलाता है, लैम्डा को कहते हैं वेवलेंथ। सुनिएगा थोड़ा सा, भेयर फॉर लाइमन सीरीज। अब लाइमन सीरीज का वेवलेंथ निकालना होगा। किसका वेवलेंथ निकालना होगा? तो n1 बराबर लीजिएगा 1 और n2 बराबर लीजिएगा n1 प्लस 1 से लेके इंफिनिटी तक, यानी 2 से लेके इंफिनिटी तक। बाल्मर सीरीज के लिए देखिए, जहां से हम स्टार्ट किए थे ना आज, वहीं पे पहुंचे। n1 बराबर 2 और n2 बराबर कितना हो जाएगा बोलो? 3 टू इंफिनिटी। सिमिलरली पास्कल सीरीज का वेवलेंथ निकालना होगा, तो n1 बराबर n2 बराबर, यही वो दिन कर रहे थे कि किसका वेवलेंथ निकालना है ना। लिख दीजिए, बस हो गया पूरी बात। और आगे बढ़ते जाएगा, ये बात हम पहले बता दिए। लिख लो, अब इतना बेचैनी क्यों है? हम्म। एक बच्चा पूछ रहा है n1 n2 क्या है? n1 n2 क्या है जी? नंबर ऑफ ऑर्बिट।